तो इस खबर के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ एक नया केस तैयार किया जा रहा है और हुकूमत ने कमर कस ली है इमरान खान को मजीद जेल में रखने के लिए। हुकूमत को एक और बहाना मिल गया, अगर ये कहा जाए कि ये बहाना क्रिएट किया जा रहा है। हुआ कुछ यूं है जी कि 5 साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस खुसूसन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर आयद फ़ज़ाई पाबंदी ख़त्म कर दी और अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस अपनी परवाज़ें दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा से शुरू करने जा रही हैं। अब हुकूमत ये कहती है कि इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान की है, यानी पाकिस्तान में पिछले 78 वर्षों में जमहूरियत के ऊपर जिस तरह शब खून मारा जाता है, जर्नैल आकर अपनी मर्जी को पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत करते हैं, इसे ताकत का नाम दिया जाता है। आज लोग हमें वर्दी की अहमियत और फ़ज़ाइल बयान करते हुए नजर आते हैं कि हमने वर्दी नहीं पहनी लेकिन हम ताकतवर हैं। अगर आप तारीख उठाकर देखें कि पीआईए को और पाकिस्तान के कौमी इदारों को कैसे लूटा गया, पाबंदी क्यों लगाई गई जी? जून 2020 में पीआईए की एक परवाज PK 8303 कराची में अलमनाक हादसे का शिकार हुई। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भी उसमें शामिल थे और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, आज भी मुझे याद है और उन तमाम दोस्तों को हम भूल नहीं सकते। बहुत ही प्यारे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो अल्लाह को प्यारे हो गए। कराची में एक अलमनाक हादसा होता है जिसमें 97 जो पैसेंजर्स थे वो अपनी मंजिल तक कभी भी पहुंच नहीं सके। हादसे के बाद की तहकीकात में उस वक्त के वजीर जो हवाबाजी थे गुलाम सरवर खान, उन्होंने एक बयान जारी किया कौमी असम्बली के फ्लोर पर। एक अहमकाना बयान था, एक इंकशाफ था कि पाकिस्तान में तकरीबन 262 पायलट्स के लाइसेंस मुश्तबा या जाली हैं। अरे भाई, अगर था ऐसा तो इसकी इंक्वायरी आपसे पहले होनी चाहिए थी। हादसे के बाद इस किस्म के बयान सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए होते हैं और इसके अलावा इनमें कोई हकीकत नहीं है। इस बयान के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर पाबंदी लग जाती है। अब नया केस कौन सा? वो ख्वाजा साहब ये कहते हैं जी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया था। इमरान खान और उनके वजीर पीआईए को खंडर बनाकर छोड़कर चले गए। मैं समझता हूं कि ये एक रियासत के खिलाफ क्रिमिनल इकदाम था और इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है। वो काबीना के रुकन थे, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब क्या केस मेरिट पर है, आप जरा गौर करें और इस हुकूमत और इस बयान का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है और मिलकर हम ये पोस्टमार्टम करेंगे। आप दोस्तों के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर कोई नुक्ता रह जाए। माली साल 2024-25 के पहले 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक PTCL ने इस अरसे के दौरान 7.2 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की हुकूमती मलकियती इदारों का साल 2024 में औसतन खसारा 851 अरब रुपए रहा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का खसारा 295 अरब 50 करोड़ रुपए रहा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट साल 2025-24 की रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत के अखराजाती खातों में 10 खरब रुपए से जायद की संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया, कौमी जुर्म। और गुज़श्ता साल पाकिस्तान स्टील मिल्स के नुकसानात 600 अरब रुपए तक पहुंच के और इसके साथ साथ स्टील मिल्स की 305 एकड़ पर इंक्रोचमेंट का भी इंकशाफ होता है। स्टील मिल्स में अभी भी चोरी की वारदातें हो रही हैं, कौमी नुकसान। चीनी की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के खेल में FBR को 1350 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका, जबकि पाकिस्तान के अवाम को 40,000 करोड़ रुपए का टीका लग चुका है और एक और टीका तैयार किया जा रहा है कि पहले मुल्क से चीनी को बाहर भेजो, डॉलर्स कमाओ और जब पाकिस्तान में चीनी का बहरान पैदा हो तो सब्सिडी देकर, टैक्स छूट देकर अपने ही मिल्स मालिकान को फायदा पहुंचाया जाए। वहां से भी आप दोनों हाथों से पैसा लूटते हैं, कौमी नुकसान। फिर गंदुम बहरान से मौजूदा हुकूमत में किसानों का 15 से 20 खरब का नुकसान हुआ। किसान बेजारो मददगार, उसकी फसल आसमान मौसम के ऊपर मुनहसर है और खुले आसमान के नीचे इंतजार करते रहे कि कोई आए और खरीद कर ले जाए, कौमी नुकसान। और आज की खबर के मुताबिक सिंध हुकूमत के गोदामों में 1 करोड़ से जायद बोरियों में मौजूद गंदुम जाया होने का खदशा है। तो ये किसका नुकसान है? कौमी नुकसान। अप्रैल और मई 2023 में पंजाब भर में तरसील किए गए 22 लाख टन गंदुम खरीदी गई, जो सरकारी गोदामों में 18 माह गुजर जाने के बावजूद मौजूद थी। इसमें 6 लाख टन गंदुम ओपन पड़ी रही जो कीड़े मकोड़ों की खुराक बन गई, कौमी नुकसान। ये सब इदारे खसारे में रहे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्या मौजूदा हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी ली? हुकूमत की पॉलिसियों से नुकसान जो हुआ, क्या हुकूमत के खिलाफ कोई मुकदमा होगा? हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, यही सब कुछ होता है। और PTV को खसारे की रिपोर्ट, क्या इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा? कभी भी दर्ज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर 78 वर्षों में आपने जमहूरियत के साथ जो सलूक किया, क्या कभी किसी जर्नैल के खिलाफ मुकदमा चलाया गया? क्या किसी को सजा दी गई? क्या आइन तोड़ने वाले, आइन बचाने वाले, इसमें कोई तो फर्क होता? अगर आज
आइन तोड़ने वालों को सजा दी जाती तो शायद आज हम ये खसारे की बात नहीं कर रहे। अब ये बरीक वारदात क्या डालने जा रहे हैं? इनको मालूम है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, इमरान खान को ज़्यादा देर ये जो ड्रिलिंग टैक्टिक्स हैं, तारीख पर तारीख ये खेल नहीं खेला जा सकता। अल्टीमेटली जब ये अपील किसी अदालत में जाएंगी, या तो आप ज़मीर बेच दें, अपने आप को बेच दें और सब कुछ बेचकर इमरान खान के खिलाफ फैसला आप ले आए, तो ये तो हो सकता है आपको आइन और कानून से अलग किताब में कोई रूल निकाल कर इमरान खान को सजा को अपहेल्ड करना पड़ेगा। ये जजेस बखूबी जानते हैं, इसीलिए इमरान खान की अपीलों को फिक्स नहीं किया जा रहा। जब अपीलें फिक्स होंगी और इमरान खान के हक में कोई फैसला आ गया तो यकीनन एक नया तरीकाकार होगा। ड्रिलिंग टैक्टिक्स एक नया केस बनाओ, पीआई को नुकसान पहुंचाया और जिन्होंने स्टील मिल को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने रेलवे को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे को नुकसान पहुंचाया, जो जमहूरियत जो सबसे बड़ा इदारा था, क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा होगा? हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है, हमारा मुल्क हमसे जुदा हो गया। कभी किसी ने पूछा कि वजह क्या बनी, पाकिस्तान क्यों हमसे जुदा हुआ? वो क्या मुहर्रिकात थे, वो कौन लोग थे, वो कौन से हाथ थे जिन्होंने हमारे से हमारा एक बाजू काट कर फेंक दिया? इन लोगों का एहतसाब नहीं होगा। हाँ, इमरान खान, इनको डर है कि अगर जेल से बाहर आ गया तो फिर इनकी सियासत खत्म हो जाएगी और ये सारा अली बाबा 40 चोर का जो टोला है, अपने आप को जो इस हुकूमत को चलाने वाले हैं, इस निज़ाम को बनाने वाले हैं, ये सब मिलकर अब इमरान खान को मजीद जेल में रखना चाहते हैं। और आपको ये भी खबर दें कि इमरान खान के दोनों बेटे अब अमेरिका जा रहे हैं। सजाद बरकी साहब ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि कुछ दिनों में वो अमेरिका पहुंचेंगे, जहां पर उनके इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस में एक तो इंटरव्यूज़ हैं और इमरान खान के इस मुकदमे को अब दुनिया के सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जो तहरीक है आज़ादी की, इमरान खान की रिहाई की, इसके ऊपर भी इनका फोकस होगा। और ये भी बताया जाता है कि अमेरिका पहुंचने पर उनकी फैसला साजों से इंतहाई अहम मुलाकातें स्केड्यूल करवाई गई हैं। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि दोनों बेटे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका के अंदर अब इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक चीज़ ये भी कही जा रही है, अमेरिका से बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज आया, एक फितरी तौर पर ये रिएक्शन था और दोनों बेटों के हवाले से ओवरसीज़ कम्युनिटी बहुत प्यार उन्हें करती है और ओवरसीज़ कम्युनिटी अमेरिका के अंदर इन्हें वेलकम करेगी, ये सजाद बरकी साहब कह रहे हैं। और अगर उन्होंने तहरीक को लीड करने की बात की तो वो कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान की रिहाई इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ बेटों की जंग नहीं है, बल्कि हर सच्चे पाकिस्तानी की जंग होनी चाहिए और इन बनारसी ठगों से इस मुल्क को आज़ाद करवाना है। ये हर उस शख्स का जो मुहिब वतन है, यकीनन ही उसका नस्बुलैन होना चाहिए और इसी के लिए आपको स्ट्राइव करना है। तो दोनों बेटे अब अमेरिका जाएंगे। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर अमेरिका के हवाले से ये भी दे दूं कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जी एक हेयरिंग हुई है और जुल्फी बुखारी ने जहां पर ब्रीफ किया, वहीं पर ये खबर भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, क्योंकि कल से हम इस पे मुसलसल बात कर रहे हैं कि इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट कौन करता है, खान साहब से मोहब्बत कौन कितनी करता है, या वो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी आए। तो आपने सिर्फ एक चीज़ पे गौर करना है कि इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट करने वालों में कौन कौन शामिल है। ये खान साहब के स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट करें और जो नहीं करेगा फिर हम उससे दो हाथ कर लेंगे। मैंने उन लोगों के बारे में कहा था जो सेनेट के इलेक्शन में टिकट चाहते हैं। पता ही चला कि ये जो अफरीदी साहब है, इन्होंने आखिरी ट्वीट जो है वो गालबन 2024 में या उससे पहले की थी, इसके बाद इनका ट्विटर खामोश है। तो सेनेट के टिकट के लिए आप लोगों को खाना खिलाकर, डिनर करके, पार्टी करके, कवाली नाइट करके आप सब कुछ हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन जो असल खबरें, जो इनकी कोर कमेटी का इजलास था, सियासी कमेटी का इजलास था, वहाँ पे जो कुछ हुआ वो भी मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ। लेकिन व्यूअर्स, जिन लोगों ने ट्वीट नहीं किया, खान की ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया, मैं आपको नाम बता देता हूँ जी। एक तो बैरिस्टर गौहर है, इसके अलावा अपोजिशन लीडर उमर अयूब है, शिबली फराज, खैर उनकी ओपन हार्ट सर्जरी की बात हो रही है, अली जफर साहब भी, उन्होंने भी नहीं किया, सैफ वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट का करिंदा है, और सलमान करवाया साहब वैसे वो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो इमरान खान की हिदायत थी इसके बिल्कुल बरक्स ये ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। आपने सलमान अकबर राजा का लबो लहजा देखा, जिस अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे इनमें और बैरिस्टर गौहर में कोई फर्क नजर नहीं आया। आपको याद होगा कि आखिरी दफा बैरिस्टर गौहर ने भी इसी लहजे में बात की थी कि पार्टी का चेयरमैन मैं हूं, इमरान खान के बाद मेरा हुक्म चलता है। तो सर, यहाँ पे सब हुक्म चलाने के लिए आए हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए किसी के पास कोई लाएमल आपको नजर नहीं आएगा। मैं आपको ना पार्टी के अंदर क्या कुछ हुआ आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन अमेरिका में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जुल्फी बुखारी ने क्या कहा
کہ فروری کا الیکشن 8 فروری کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے دھاندلی زدہ الیکشن تھا. ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا, ہمارے لیڈرز کو قید کر لیا گیا, ریلیز جلسے جلوس پر پابندی عائد ہے. 8 فروری پی ٹی آئی نے الیکشن میں 180 سیٹیں جیتی, لیکن بدترین فسطائیت اور دھاندلی کر کے سیٹیں چھین لی گئی. 17 سیٹوں والی جماعت کو حکومت دے دی گئی. مسلط حکمرانوں نے 26ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کی عدلیہ کی آزادی چھین لی, اپنی مرضی کے ججز بھرتی کر لیے. 2023 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سیولینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا, لیکن 26ویں ترمیم کے ذریعے ججز اپنی مرضی کے لا کر وہ فیصلہ واپس ہو جاتا ہے. حسان نیازی کو ملٹری کورٹ سے معمولی الزام پر 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی. پاکستان میں جرنلسٹ کو اغوا کر کے ان پر تشدد کیا جاتا ہے. ارشد شریف کی انہوں نے اگزامپل دی, بہت سے جرنلسٹ ملک چھوڑ کرنے پر مجبور ہو گئے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک تو آپ جرنلسٹ کی اگزامپلز دیتے ہیں, یہ صرف اس جماعت کا وتیرہ نہیں ہے, نون لیگ بھی یہی کرتی تھی. اسد طور کے ساتھ آج آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہوا. پوری پی ڈی ایم کا ٹولہ اٹھ کر اسد طور کے گھر گیا. آپ کو یاد ہے نا, فضل الرحمان, مریم نواز, سارے بڑے بڑے جتنے بھی اس وقت پولیٹیشین ہیں وہ سارے چل کر گئے, کیونکہ انہیں لگتا یہ تھا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کو ایک ان کے اوپر چارج شیٹ تھی, اور ہم جائیں گے تو اظہار یکجہتی ہوگا اور ہم اسے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے. آج اسد طور کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں. تو سر یہ جو وقت بدلتا ہے, جب ان کی باری آئے گی انہوں نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. آج زلفی بخاری صحافیوں کا نام لے کر کہ جی بڑا تشدد ہو رہا ہے, بہت مارتے ہیں بھگاتے ہیں. سر یہ لوگوں کو جو تشدد کی بات ہو یا پھر جو فیس کر رہے ہیں نا, یہ لوگ خود ہی کرتے ہیں, کوئی حکومت ان کا ساتھ نہیں دیتی. ارشد شریف کے بچوں کو پاکستان تحریک انصاف نے, کتنے لوگوں نے جا کر پوچھا ہوگا, ہاں تقریروں میں آپ کو ارشد شریف جو ہے ضرور ملے گا, باتوں میں آپ ارشد شریف کی جتنی مرضی ان لوگوں سے کروا لیں, تو کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ارشد شریف کے کتنے بچے ہیں, وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, اس کی ماں سے کبھی کسی نے جا کر ملاقات کی. تو یہ صحافیوں کے خون کو استعمال کرتے ہیں, جو شہید ہو گئے, جو ملک سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے, ان کی قربانیوں کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. کل کو یہ منسٹر بنیں گے, کرسیوں پر بیٹھیں گے اور انہیں یاد بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح ہم نے ماضی میں سیاستدانوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. آپ کے سامنے اسد طور کی ایک بڑی زبردست سی ایگزامپل ہے, مطیع اللہ جان کی ایگزامپل ہے, اور بہت سارے صحافی ہیں جنہیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے, ایک بیانیہ بنانے کے لیے پاکستان کی حکومتوں نے استعمال کیا ہے. تو آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ زلفی بخاری جرنلسٹ کی بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا, آپ بھی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹیز ہیں, سیاسی یا کور کمیٹی جتنی بھی ہیں, یہاں پر لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کا عمران خان کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو نا مسلسل یہ آگاہ کر رہا ہوں آج کل نہیں, کافی عرصے سے, اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ باتیں ایک ایک کر کے باہر آ رہی ہیں, اور ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں. رانگ نمبرز کا ٹولہ اب کون سے محاذ پر ہے. سیاسی کمیٹی کی گفتگو جی لیک ہو گئی ہے, اور جو باتیں خان صاحب نے کہی تھی نا شیخ وقاص کے بارے میں کہ اسے کو لاہور جا کے بیٹھے, پنجاب میں بیٹھے, یہ ادھر کر کیا رہا ہے. آج دیکھ لیں کہ آڈیو لیک ہوئی کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے. آپ نے سن لیا نا, عالیہ حمزہ کے حوالے سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ پارلیمانی کمیٹی کا معاملہ تھا, یہاں پہ پارلیمانی لوگ بیٹھے تھے, تو آپ کا اس سے کیا تعلق, چونکہ آپ تو پاکستان کی عوام نے آپ کو ایک طرح سے رد کر دیا, یہی کہنا چاہ رہے تھے نا. حالانکہ عالیہ حمزہ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پنجاب کے اندر. اب سیاسی کمیٹی کی گفتگو جو لیک ہوئی ہے ذرا سنیں اور ہماری ماضی کی خبروں کو یاد کریں جو میں آپ کو مسلسل دیتا رہا کہ رانگ نمبرز پارٹی کو نقصان کیسے پہنچا رہے ہیں اور ان رانگ نمبرز کی حقیقت کیا ہے. رات تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے, اور اس اجلاس میں ساری گفتگو لیک ہو گئی ہے. گفتگو لیک کی گئی ایک صحافی کے بارے میں, وہ کہتے ہیں جی کہ ورڈ ٹو ورڈ صحافی ہیں جی عدیل راجہ, انہوں نے اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک کسی نے گفتگو لیک کی. یہ ان کے مطابق اب ٹائم لائن کیا ہے. علی امین گنڈاپور دل و جان کا زور لگا کر مرزا آفریدی کا ٹکٹ کنفرم کرنا چاہ رہے تھے. سلمان اکرم راجہ کارکن کو ٹکٹ دینا چاہ رہے تھے, مگر علی امین کا کہنا تھا کہ عمران خان کا ٹویٹ نہیں مانتا, نہ ہی بہنوں کا پیغام. سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر سیف کی دی گئی لسٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا, اور سیاسی کمیٹی کی بڑی تعداد اس لسٹ کو قبول نہیں کر رہی تھی. علی امین کے پاس شاہ فرمان کا ووٹ تھا. شیخ وقاص اکرم نے علی امین گنڈاپور کا ووٹ کیا. انتظار پنجوتا نے بھی علی امین گنڈاپور کو سپورٹ کیا. تو دیکھ لیں جس طرف طاقت ہوگی نا وہیں پہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ انتظار پنجوتا صاحب ٹی وی پر بھی ہوتے ہیں, باقی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں, اور بیسیکلی وہ کوارڈینیٹر ہیں, اور ان کا بھی وہی حال ہو گیا کہ اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی طرح کمپرومائز کرنا پڑے گا. پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب اظہر مشوانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ خود سینٹ کا امیدوار تھا, ٹکٹ نہیں مل سکا, اس لیے پارٹی میں درار ڈلوا رہا ہے. وہ مرزا آفریدی کے بھی خلاف ہے. تاحال سینٹ امیدواروں کی جنگ جاری ہے.
शेख वकास अकरम ने वजाहत की कि अभी कुछ देर पहले 2-3 अकाउंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास की कार्रवाई के हवाले से कुछ ट्वीट्स की जा रही हैं। मैं सिर्फ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि 95% से ज़ायद ये सब की सब ट्वीट्स जो हैं वो बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है, किसी ने सनसनी फैलाने की कोशिश की है। शेख वकास अकरम ने कल रात एक शो में भी नाम अनाउंस किए कि मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी, नूरुल हक कादरी, आज़म सवाती, रुबीना नाज, सानिया निश्तर की छोड़ी नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई हमारे सेनेट में उम्मीदवार होंगी। तो झूठ तो किसी ने नहीं बोला और वजह उसके अंदर आपको लोगों की नज़र आ रही है। अब आलिया हमजा के साथ बैठने की बात हो रही है। सलमान अकरम रज़ा साहब ये कहते हैं, और देखें हवा कैसे चेंज हुई। उन्होंने कहा जी कि आलिया हमजा मेरी बहनों की तरह हैं, मैं उनके साथ बैठूंगा और बात करूंगा और कोई नफाक नहीं है, आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। आगे हमने आवाम के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी है, मुतहद और मुतहद होकर हम ये जंग लड़ेंगे। तो भाईजान दुनिया को आप तमाशा मत दिखाते, घर में बैठते मामला आप अफाम तफहीम से हल करते। यही काम आप अली मीन गंडापुर को भी कहना कि बहन को बुला लो, बात करे, बैठे और मामला को लेकर चले, क्योंकि यूनिटी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूरत है। और मैं हमेशा ये बात आप तमाम दोस्तों के सामने रखता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला और मुकाबला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से नहीं है, बल्कि इनका मुकाबला अपनी जमात के अंदर लोगों से है। और आज आप देख लें कि वो बातें भी सच साबित हो रही हैं। इनके अंदर इससे ज़्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं और लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, और ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये सिर्फ कुर्सी की जंग है। और अली मीन गंडापुर जिस तरह से इंजॉय कर रहे हैं जी, बाकी लोगों को भी ख्याल आता है ना कि यार इमरान खान के नाम पर वोट हमें भी मिला है, हमें भी कुछ हिस्सा मिले, काश हम भी केपी से इलेक्शन लड़ते तो शायद ये सब कुछ हमारे हाथ में होता। तो लोग एक दूसरे को देखकर ना ज़रा जेलसी का शिकार भी हो जाते हैं। मैं आपको फिर से खबर ये भी दे दूँ कि 9 मई के मरकज़ी गवाह मुकम्मल तौर पर जी एक्सपोज हो गए हैं, और वकील बुरहान मोज़िब मलिक की दरख्वास्त पर काफ़ी दिनों के बाद बिलाखिर पुलिस रोज़नामचा अदालत के सामने पेश किया गया। रोज़नामचे में पेजेस फाड़ फाड़ कर इंतहा की टेम्परिंग की गई थी। रोज़नामचे में मरकज़ी गवाह हसाम अफजल की इस रोज़ ना सिर्फ छुट्टी दर्ज थी, बल्कि 7 SHO की जानिब से ये नोट भी लिखा गया था कि ये छुट्टियां करने का आदी है, अब इसकी थाने में वापसी तब होगी जब ये SP साहब के सामने पेश होगा। ऐसे शख्स को मरकज़ी गवाह पेश किया गया कि ये ज़मान पाक जाता और गुफ्तगू सुनता था। तो ये एक तरह से जी ड्रॉप सीन हो गया है। मैं आपको फिर से एक खबर ये भी दे दूँ, और नवाज शरीफ साहब एक हारे हुए शख्स हैं, और नबील गबूल साहब नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इससे पहले MQM में थे। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी सीट हार गए थे, किसी को नहीं पता कि नवाज शरीफ हार गए थे, और गवर्नमेंट नहीं लेते। फिर शहबाज शरीफ ने रोल प्ले किया तो उन्होंने कहा कि ले लेते हैं। ख्वाजा आसिफ खुद हाइब्रिड वज़ीर दिफा है, और उनके इस बयान से उनकी और उनकी पार्टी नवाज शरीफ के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं। पीपल्स पार्टी का हाइब्रिड बयान से कोई ताल्लुक नहीं। इससे पहले चौधरी निसार और शाहिद खाकान अब्बासी ऐसी बातें करते थे तो फिर पार्टी छोड़ना पड़ी। ख्वाजा आसिफ आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। इमरान खान खुद जेल में हैं, चाहें तो बाहर आ सकते हैं। जिस तरह से उनके साथ डायलॉग चले, जिद ना करें तो बाहर होते हैं। देखें ये कह ये रहे हैं खान साहब को कि आप मान जाएं, डील कर लें और बाहर आ जाएं, जो इमरान खान ने इनकार कर दिया। मैं आपको पंजाब के हवाले से भी खबर दे दूं, और ख़बर ये है कि पंजाब एक बार जी फिर डूब गया है, और जो बारिश हुई है और जो आंधी और जो तूफ़ान इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिपोर्ट हुआ है, अब तक 28 अफराद जी जान से गए, और इन वाक़यात में अब तक 90 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। और इसके अलावा जून से 14 जुलाई के दौरान मानसून बारिशों के 26 जून से और 14 जुलाई के दरमियान नतीजे में मुल्क भर में 111 अफराद जान से गए, जिनमें 53 बच्चे और 19 खवातीन भी शामिल हैं। और पंजाब के तमाम बड़े शहर इस वक्त दरियाओं का आपको मंजर पेश करते हुए नजर आते हैं। कि उसमें जो बुखारी साहिबा हैं वो ये कहती हैं कि न्यूयॉर्क भी डूब जाता है, अमेरिका भी डूब गया। अगर लाहौर में थोड़ा बहुत पानी है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आपकी कारकर्दगी के ऊपर ज़रूर सवाल है। और पंजाब के अंदर जिस तरह से रेस्क्यू सर्विसेज होनी चाहिए थी या फिर काम होना चाहिए था, हमें वैसा होता हुआ नज़र नहीं आया। ये करते क्या हैं जी कि जो मेन शाहराहें, जो आर्टरीज़ हैं, अब तो खैर वो भी डूब गई हैं, और कोई ऐसा लाहौर का कोना नहीं है जो डूबा ना हो। या पंजाब में बड़े बड़े शहर जो हैं वहाँ से ये रिपोर्ट हो रहा है, और ये वीडियोज़ की शक्ल में सरकार तो नहीं चला रही, सरकारी TV या फिर प्राइवेट टेलीविज़न जो इनके तसल्लुत में है, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर लोग रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। जो कम्युनिटी या सिटीज़न जो रिपोर्टिंग होती है वो पाकिस्तान की आवाम इस भरपूर तरीके से कर रही है। सर ये आज की हमारी वीडियो थी, अपने कमेंट जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।